बैक एवरीवन टू माय चैनल एस पॉइंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। अब बात ये रहती है कि बहुत बच्चे ना नीट के एग्ज़ाम के लिए ना कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम क्या पढ़ें और इधर उधर भटकते रहते हैं कि हम कौन सा तो फलाना मॉड्यूल कर लें, कौन सी तो बुक्स कर लें, मतलब सब कर लेंगे दुनिया जहान की चीज़ें, पर जो मेन चीज़ है एनसीईआरटी वो करना भूल जाते हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे मतलब इस बात को समझते ही नहीं हैं। और मैं इसी चीज़ की अवेयरनेस आप लोगों में लाना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इस सीरीज़ में हम लोग हर चैप्टर के एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, बैक एक्सरसाइजेस, सॉल्व्ड इंटेक्स्ट जो होते हैं वो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बैक एक्सरसाइजेस के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि उनके बारे में ऑलरेडी हम पुरानी वीडियोज़ में बहुत पढ़ चुके हैं। तो बैक एक्सरसाइजेस के जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सपोज अ सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सब्सटेंसेस, one whose particles are very large and the other whose particles are very small. What type of solid solution is this likely to be? तो है क्या, हमने एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड था और सॉल्वेंट भी सॉलिड था। जो सॉल्वेंट थे उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े थे, तो जब वो बड़े पार्टिकल्स मिलकर लैटिस बनाएंगे, मतलब 3D स्पेस में अरेंज होंगे क्रिस्टल बनाने के लिए, तो उनके बीच में छोटी छोटी जगह बचेगी जिनको बोलते हैं वॉइड्स, या फिर जिन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जाके बैठ जाएंगे तो उनको बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। और ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि वो जो छोटी सी जगह है उसके बीच में कौन जाके बैठ गया? एक सॉलिड का छोटा पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन aqueous solution. What should be the molarity of such a solution of acid if the density of the solution is इतना? तो देखो, ये डाउट बहुत आता है मेरे पास कि मैम एक क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहला काम है, जैसे छोटी क्लासेस में हम लिखते थे ना कि हमें ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। सेम चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर के क्वेश्चन, जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, सब में सेम चीज़ किया करो। सबसे पहले देखा करो कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 68% नाइट्रिक एसिड है बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। इससे मेरे को समझ में आया कि जो मेरा सोल्यूशन था वो वाटर से बना हुआ था क्योंकि एक्वस दिया हुआ है। और दूसरा 68% बाय मास है, इसका मतलब क्या है कि 68 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड है 100 ग्राम सोल्यूशन में, यानी कि बाकी 32 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। तो हमें क्या निकालना है? मोलारिटी। अब मोलारिटी हमें पता है, मोल्स ऑफ सल्यूट होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। क्या नाइट्रिक एसिड का मास गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 68 ग्राम्स। क्या नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मोल्स तो आ गए, अब बचा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, हमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, डेंसिटी और मास से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गई 66.5 ml। ध्यान रखना, मोलारिटी निकालते वक्त वॉल्यूम लीटर्स में लेते हैं, मिलीलीटर्स में नहीं लेते हैं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मोलारिटी निकालेंगे। मोलारिटी क्या होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
मोल्स हमने पहले निकाल लिए थे, गिवन मास 68 डिवाइडेड बाय मोलर मास 63। वॉल्यूम कितनी थी 66.5 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करके सब्सटीट्यूट करो फॉर्मूला में, आपका मोलारिटी आ जाएगी 16.23 मोलार। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एट 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट मतलब वापस से 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, बाकी 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा, टोटल सोल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। कह रहे व्हाट वुड बी द मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। डेंसिटी दे दी, वापस से मोलारिटी निकालनी है। तो देखो जो मोलारिटी वाला पार्ट है तो वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया, है ना। पहले निकालते हैं हम मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 10% वेट बाय वेट, पहले मैंने गिवन लिख लिया कि मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। 10% वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है, ठीक है। मोलर मास ग्लूकोज का हमें पता है 180 होता है, बिना मोलर मास के हम मोल्स नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। और ऐसी मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो हमें हर जगह मोल्स तो चाहिए, तो हम ग्लूकोज के भी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पानी के भी मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हो गए 10, गिवन मास था 180, इसका मोलर मास था। पानी के मोल्स कितने हो गए 90 ग्राम पानी था हमारे पास, 18 उसका मोलर मास है। तो यहाँ से दोनों के मोल्स आ गए। अब सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने अभी कैलकुलेट करे 0.055, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना 90 ग्राम, है ना। तो यहां से हमारी मोलालिटी आ गई 0.617। फिर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स चाहिए। ग्लूकोज के मोल्स भी हमें पता है, पानी के भी मोल्स पता है, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का कितना आ जाएगा 0.01। अब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो, या तो वही मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, या फिर मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम होता है ना वो 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 0.01 कर सकते हो, है ना। फिर फाइनली हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी। मोलारिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए हमें डेंसिटी दे रखी है, तो मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम आ गई 83.33 ml। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी। मोल्स हमें पता है 0.0555 डिवाइडेड बाय 83.33। ध्यान रखना 83.33 ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारी मोलारिटी कितनी आ जाएगी 0.67 मोलार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 ग्राम मिक्सचर था, सोडियम कार्बोनेट भी बेस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेस होता है, वो कितने HCl के साथ, कितनी वॉल्यूम ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा ये हमें निकालना है। और HCl की मोलारिटी दे रखी है, इसका मतलब अगर 1 लीटर सोल्यूशन HCl का है तो उसमें 0.1 मोल्स HCl के होंगे, तो कितने लीटर हम सोल्यूशन HCl के सोल्यूशन का लें। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला क्वेश्चन कि हमारे पास 2 बेसिस थे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को रिएक्ट करवाते हैं हम HCl से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना। अब उसने बोला है कि वो जो HCl हम रिएक्ट करवाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ HCl कितनी लें ताकि कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है अगर आप 1 लीटर HCl लेते हो ना तो उस 1 लीटर HCl के सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोल्स HCl के होंगे। ठीक है,
तो यानी कि अगर मेरे को पता चल जाए कि इस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कितने मोल्स HCl के रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 ग्राम मिक्सचर है दोनों का, तो उसमें मान लेते हैं कि x ग्राम सोडियम कार्बोनेट था, तो 1 माइनस एक्स ग्राम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मोल्स निकालने के लिए मोलर मास चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आता है 106 और सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास आता है 84। तो दोनों के मोलर मास आ गए, यहाँ से हम मोल्स निकाल सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास बाय 106। सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84। और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का इक्वी मोलर मिक्सचर है, इक्वी मोलर मिक्सचर मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम। यानी कि x डिवाइडेड बाय 106 किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 84। यहाँ से हम आसानी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कितनी आई? 0.558। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के भी मोल्स 0.558 हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के भी मोल्स 0.558 हैं। ठीक है, सॉरी 0.558 तो था तुम्हारा मास, तो मोल्स सोडियम कार्बोनेट के कितने आ जाएंगे? गिवन मास 0.558 डिवाइडेड बाय मोलर मास 106। ठीक है, तो कार्बोनेट के मोल्स कितने आ गए? 0.00526। बाइकार्बोनेट के भी इतने ही मोल्स होंगे। ठीक है, अब हमारे को दोनों के मोल्स मिल गए। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस मोल के साथ कितना HCl के मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को 2 मोल HCl चाहिए स्टोइचियोमेट्री से। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए और 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल HCl चाहिए। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स थे हमारे पास? 0.00526। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जो HCl रिएक्ट करेगा उसके कितने मोल्स चाहिए होंगे हमें? 0.00526 का डबल, यानी कि 0.01052। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के जितने मोल्स हैं उतने HCl के चाहिए। बाइकार्बोनेट कितने कितने मोल्स हैं? 0.00526। तो HCl के कितने चाहिए होंगे? 0.00526। टोटल HCl के मोल्स कितने आ गए? दोनों को ऐड कर दो, 0.01578 आ जाएगा। अब हमें निकालना था कि कितना HCl सॉल्यूशन की वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मोलर HCl है, यानी कि अगर आप 1 लीटर HCl लोगे ना तो उसमें 0.1 मोल्स होंगे HCl के। हमारे पास HCl के मोल्स कितने हैं? 0.01578, यानी कि 1 लीटर से तो कम HCl का सोल्यूशन चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड। तो हमें पता है कि 1000 ml यानी कि 1 लीटर में 0.1 मोल्स है, 1000 ml में 0.1 मोल्स है। 0.01578 ml में कितने होंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 157.8 मिलीलीटर्स। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ सोल्यूशन obtained by mixing 300 grams of a 25% and 400 grams of a 40% solution by mass। ठीक है, तो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब कि जो दो कंपोनेंट्स हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट उनकी कितनी परसेंटेज है। ठीक है, हमने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया जिसका 300 ग्राम था और वो 25% था, मतलब 25% मतलब 300 ग्राम के अंदर 25% सोल्यूट है, बाकी सॉल्वेंट है। ऐसे एक और सोल्यूशन था, उस टोटल सोल्यूशन का मास 400 ग्राम था और वो 40% सोल्यूशन था। 40% सोल्यूशन मतलब 400 ग्राम का 40% सोल्यूट होगा और बाकी सॉल्वेंट होगा। तो टोटल अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी तो टोटल सोल्यूट कितना आएगा? देखो, सोल्यूट निकालेंगे कैसे? पहले जो 300 ग्राम सोल्यूशन था उसके अंदर
25% सोल्यूट था ना, तो 300 ग्राम का 25% लेंगे तो यानी कि 75 ग्राम। तो पहले सोल्यूशन के अंदर 75 ग्राम सोल्यूट है, दूसरे सोल्यूशन के अंदर 400 ग्राम सोल्यूशन था, 40% यानी कि 108 ग्राम सोल्यूट है, आया ना। तो मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता चल गया। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 300 प्लस 400 700। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट पता है 75 प्लस 160, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन पता है 300 प्लस 400। तो सोल्यूट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 235 डिवाइडेड बाय 700। तो सॉल्वेंट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 33.57। समझ रहे हो? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एन एंटी फ्री सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 grams of ethylene glycol and 200 grams of water. Calculate the molality of the solution. If the density of the solution is 1.072 gram per ml, then what shall be the molarity? तो हमें सबसे पहले निकालनी है मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स के लिए गिवन मास और मोलर मास चाहिए होता है। गिवन मास 222.6, मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कितना आया, 62। यहां से मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे, 3.59 मोल्स आ गए। सॉल्वेंट का मास कितना है, 200 ग्राम। पर मोलालिटी निकालते वक्त सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए होता है, किलोग्राम्स में। तो 200 को 1000 से डिवाइड भी करोगे तो यहां से मोलालिटी आ जाएगी 17.95 मोल पर किलोग्राम। मोलालिटी आ गई। अब नेक्स्ट उसने बोला था मोलारिटी निकालो। मोलारिटी के लिए मोल्स चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है, और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम के लिए उसने डेंसिटी दे दी, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन बराबर होगा सोल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास का। सोल्यूट का मास है 222.6, सॉल्वेंट का मास है 200 ग्राम, टोटल कितना हो गया 422.6। डेंसिटी कितनी 1.072, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगी 394.21 ml। ध्यान रखना मोलारिटी निकालते वक्त वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ से मोलारिटी किसके बराबर होगा, 3.59 जो कि मोल्स थे, वॉल्यूम 394.2 डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो यहाँ से मोलारिटी आ जाएगी 9.1। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सिवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब कैंसरस कॉजिंग। फिर द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। इसका मतलब है अगर 1 मिलियन ग्राम यानी कि 10 की पावर 6 ग्राम पानी होगा तो उसमें 15 ग्राम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास क्लोरोफॉर्म का डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। गिवन मास कितना है क्लोरोफॉर्म का, 15 ग्राम। टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है 1 मिलियन यानी कि 10 की पावर 6। तो इनटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज। नेक्स्ट कह रहा है डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हो, गिवन मास हमें पता है 15 है। मोलर मास क्लोरोफॉर्म का हम निकाल सकते हैं 119.5। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे, 15 डिवाइडेड बाय 119.5। और टोटल सोल्यूशन का मास कितना था, 10 की पावर 6 ग्राम्स। और उसको सॉल्वेंट का मास ही बोल सकते हैं क्योंकि सोल्यूट का मास तो सिर्फ 15 ग्राम है ना। तो यहाँ से मोलालिटी कितनी आ जाएगी, मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब 10 की पावर 6 जो है वो है ग्राम्स में, तो उसको किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा। समझ रहे हो, यहाँ से हमारी मोलालिटी हो जाएगी 1.25 इंटू 10 की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन
over a solution containing 6.56 into 10 की power minus 3 grams of ethane is 1 bar. ठीक है, if the solution contains 5 into 10 की power minus 2 grams of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? तो देखो, अब पार्शियल प्रेशर हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन को आप लिख सकते हो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब देखो, क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऑफ इथेन है एक सोल्यूशन में, यानी कि सॉल्वेंट का मास बहुत ज़्यादा है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ठीक है, यानी कि यहाँ से पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स ऑफ सल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ सल्यूट के। हाँ या ना? तो यानी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मास ऑफ सल्यूट के। तो क्योंकि सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम्स जब इथेन था तो एक बार प्रेशर था, अब जब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ग्राम्स ऑफ इथेन होगा तो कितना प्रेशर होगा? यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा सीधा, है ना? तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करोगे आएगी 0.764 बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar. What is the molar mass of solute? तो aqueous solution है 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में, यानी कि सॉल्वेंट का मास कितना आ गया? 98 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, अब और क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.004, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1.013 होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, अब क्योंकि प्योर वाटर के अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। कितना हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले कितना था? 1.013, अब कितना हो गया? 1.004, तो कितना लोअर हुआ? 1.013 माइनस 1.014, और रिलेटिव लोअरिंग कितनी हुई? डिवाइडेड बाय 1.013 कर देंगे। और हमें पता है क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। अब यहाँ पर देखो ना, 2 ग्राम सल्यूट है, 98 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है सल्यूट के रिस्पेक्ट में, तो हम मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह खाली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं N2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैं N1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, और N2 एंड N1 की जगह आप लिख सकते हो गिवन मास बाय मोलर मास। हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें P1 नॉट पता है, प्योर का कितना था? 1.013, P1 नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का, P1 पता है 1.004, W2 पता है 2 ग्राम था, M1 पता है 18 ग्राम, W1 हमें पता है 98 ग्राम। आराम से M2 की वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है, जो कि आएगा 41.35 ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन at 373 Kelvin, the vapor pressures of the two liquid components are इतना and इतना respectively. ठीक है, what will be the vapor pressure of mixture? तो सीधा सीधा राउल्स लॉ लगाएंगे, दोनों के वेपर प्रेशर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब एक का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? तो वो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन टाइम्स तुम्हारा उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू। तो P1 किसके बराबर होगा? Chi1 मोल फ्रैक्शन इनटू P1 नॉट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का अगर प्योर कंपोनेंट लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें Chi1 निकालना है, हेप्टेन के लिए काय निकालना है, ऑक्टेन के लिए काय निकालना है।
उसको उनके रिस्पेक्टिव प्योर लिक्विड के वेपर्स प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे, और उन पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। यानी कि सबसे पहला काम है, पहले तो Chi1 Chi2 निकालो, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन के लिए गिवन मासेस तो हमें गिवन है, हेप्टेन का है 26 और ऑक्टेन का है 35। तो अब हम निकालेंगे मोल्स। हेप्टेन के मोल्स आ जाएंगे गिवन मास 26 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 100। ऐसे ही ऑक्टेन का मोलर मास कितना है 114। ऑक्टेन के मोल्स कितने हो जाएंगे गिवन मास 35 डिवाइडेड बाय 114। ठीक है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आ जाएगा, मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना हो गया 0.456। मोल्स ऑफ ऑक्टेन कैसे निकाल सकते हो 1 माइनस 0.456 करके 0.544 आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गए। अब इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स निकाल लेते हैं। हेप्टेन का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन 0.456 डिवाइडेड इनटू मल्टीप्लाई इनटू इनका प्योर का कितना है 105.2 है ना। ऐसे ही ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, उसका मोल फ्रैक्शन 0.544 टाइम्स 46.8। अब दोनों को ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा 47.97 प्लस 25.46, टोटल आ गया 73.43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन इट। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, हमें निकालना है, अच्छा प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया और 1 मोलर सोल्यूशन का निकालना है। तो वापस से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। P1 नॉट पता है हमें, P1 निकालना है किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें उनका मास चाहिए। तो पानी का मास कितना है 1000 ग्राम, क्यों, क्योंकि मोलालिटी दे रखी है। मोलालिटी होती है 1 मोल प्रेजेंट 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। तो यहाँ से 1000 ग्राम पानी के मोल्स आ जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 1 मोल था सोल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.56, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हमारे जो रिलेशन है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वहाँ से P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 12.08 किलो पास्कल्स। आई होप ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट which should be dissolved in 114 grams octane to reduce its vapor pressure to 80%। मतलब आप सोल्यूट डालो, पहले उसका वेपर प्रेशर मान लो 100% था, अब उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 80% हो गया, इनिशियल का 80% हो गया। तो वापस ये भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। तो P1 नॉट इनिशियली अगर 100 है तो P1 सोल्यूशन बनने के बाद कितना हो गया 80 हो जाएगा। तो P1 नॉट हमें पता चल गया, P1 हमें पता चल गया किसके बराबर होगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप लिख सकते हो N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब क्योंकि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या है डाइल्यूट सोल्यूशन है। एनसीईआरटी ना ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं सब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, यानी कि वहाँ पर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। ठीक है, तो क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है तो आप N1 प्लस N2 को खाली N1 लिख सकते हो, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1।
N1 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बहुत बहुत ज़्यादा है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। P1 नॉट 1 ले लेते हैं, P1 या P1 नॉट कोई ले लो। P1 की वैल्यू 80% हो गया P1 का, P1 नॉट का। ठीक है, तो P1 नॉट माइनस 0.8 टाइम्स P1 नॉट डिवाइडेड बाय P1 नॉट। यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 8 ग्राम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a solution containing 30 grams of non-volatile solute, exactly 90 grams of water, has a vapor pressure of 2.8 kilopascals. फिर 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम पानी is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascals. अच्छा, मोलर मास ऑफ द सल्यूट बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है 90 ग्राम पानी। 90 ग्राम पानी यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए? 5 मोल्स हो गए। ओ सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए? 5 मोल्स। मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं? 30 डिवाइडेड बाय m। m हमने मान लिया कि सल्यूट का मोलर मास था। ठीक है, अब फॉर्मूला हम वापस से यूज करेंगे क्योंकि जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर घटता है ना। अब ये ध्यान रखना, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे दिया, वेपर प्रेशर दे दिया, तो क्या लगेगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। P1 हमने दे दिया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें 2.8 किलो पास्कल्स दिया हुआ है। अपना रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे। P1 नॉट हमें पता नहीं, P1 था 2.8, मोल्स ऑफ सोल्यूट थे 30 बाई एम, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? 5 प्लस 30 बाई एम। यहां से हमारा एम और P1 नॉट में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, देख लेना कैसे क्या किया। फिर P1 नॉट और M में एक बार रिलेशन आ गया, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया है कि हमने 18 ग्राम पानी और ऐड कर दिया, तो अब पानी के मोल कितने हो गए? 6। और पानी और ऐड करा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया है ना। तो अब P1 दे दिया, वापस से हम सेम इक्वेशन लगा सकते हैं। P1 नॉट माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू 30 बाई एम। सॉल्यूट के मोल्स तो चेंज हुए नहीं, और सॉल्वेंट के मोल्स अब कितने हो गए? 6। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 30 बाई एम, है ना। यहां से भी P1 नॉट और M में एक रिलेशनशिप आ जाएगा आपके पास। तो 2 रिलेशनशिप आ गए आपके पास, 2 वेरिएबल्स हैं। करा था ना 9th में, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, और m कैलकुलेट होके यहाँ से आएगा 23, यानी कि मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना था? 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, और m की वैल्यू अगर हम अपने इक्वेशन 1 में डालो, इक्वेशन 2 किसी में डालो, तो आपका आ जाएगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जो कि आ रहा है 3.53। समझ में आया? इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, पर एक बार ही ना जब तुम लिखा करो ना कैलकुलेशंस, तो मन में मत किया करो, हर एक स्टेप कॉपी पे लिखा करो। अगर तुम एक भी चीज अटक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मन में कर रहे हैं 2 × 3 5 लिख के आ जाओगे, फिर गलती ढूंढते रहो कि हमने कहाँ गलती करी, फिर मैथ्स को गालियां दो कि भाई मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री में मैथ्स क्या कर रही है, मैथ्स थोड़े ना पढ़ने आए थे हमें। अरे भाई बेसिक कैलकुलेशन है, इतना तो आना ही चाहिए, है ना। चलिए।